दोस्तों नमस्कार। एग्जाम का अंकश चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का है और आज है 10 मार्च। तो चलिए 10 मार्च की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो होती है उसमें हम केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जिनकी परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसलिए प्रश्नों की संख्या सीमित रहती है और वीडियो भी छोटी होती है, बहुत बड़ी नहीं होती। इसलिए पूरी वीडियो देखने का प्रयास किया करिए। साथ ही अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करिए। साथ ही दोस्तों अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है ना? तो चलिए डेली करंट अफेयर्स की इस वीडियो में आज के प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं, ठीक है? अब देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने उत्तराखंड राज्य में आयोजित विंटर टूरिज्म कार्यक्रम में भाग लिया है? आपको बताना है कि हाल ही में किसने उत्तराखंड राज्य में आयोजित विंटर टूरिज्म कार्यक्रम में भाग लिया है। तो ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किसने उत्तराखंड राज्य में आयोजित विंटर टूरिज्म कार्यक्रम में भाग लिया है। इस देखिए एक प्रश्न इसमें और बन सकता है कि हाल ही में किस राज्य में विंटर टूरिज्म कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो वह राज्य है उत्तराखंड। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? अगला देखते हैं, इसमें जो दूसरा प्रश्न बना है वो यही है कि किसने इस कार्यक्रम में भाग लिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में आयोजित विंटर टूरिज्म कार्यक्रम में भाग लिया। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? अब चलिए आज के नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है, एक मिनट इस ऑप्शन को देखिए। इस प्रश्न का ये ऑप्शन गलत है, ये बी ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन होगा, ठीक है ना? नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विंटर टूरिज्म कार्यक्रम में भाग लिया और यह जो है पहले ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है? इस बात को याद रखिएगा, ये गलती न करिएगा, ठीक है? अगला देखते हैं आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह है कि 5 मार्च 2025 को किसने विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया? कौन सा अमृत महोत्सव है? विविधता का अमृत महोत्सव है और इसका कौन सा संस्करण है? तो दूसरा संस्करण है, ठीक है ना? तो विविधता के अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो ऑप्शन ए है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है रेखा गुप्ता और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो विविधता के अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है? याद रखिएगा, ए ऑप्शन सही है। अब देखिए विविधता का जो अमृत महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका आयोजन जो है राष्ट्रपति भवन में किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, विविधता के अमृत महोत्सव का आयोजन राष्ट्रपति भवन में किया जाता है और यह दूसरा संस्करण है उसका, ठीक है? अब इसमें मुख्यतः क्या होता है कि इसमें दक्षिण भारत की कला और संस्कृति का प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है? कला और संस्कृति की समृद्ध धरोहरों को प्रदर्शित किया जाता है, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है? कला और संस्कृति की समृद्ध धरोहरों को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है? समृद्ध धरोहरों को प्रदर्शित किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? तो विविधता का अमृत महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया है और इसमें क्या होता है मुख्यतः? इसमें दक्षिण भारत की कला और संस्कृति की समृद्ध धरोहरों को प्रदर्शित किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना? अब चलिए आज के तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें विकल्प ए सही है, ठीक है ना? ये विकल्प सही है। तीसरा प्रश्न आज का देख लेते हैं। आज का जो हमारा तीसरा प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, ठीक है? अब देखिए मुख्यमंत्री का नाम अगर आपको जानते होंगे तो आप उस राज्य के बारे में भी जान गए होंगे। किस राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने पुलिस प्रणाली और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए सी डार्ट द्वारा विकसित उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया है, ठीक है ना? तो देखिए पुलिस प्रणाली और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए सी डार्ट द्वारा विकसित उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र, ठीक है? इसका उद्घाटन किया है, किसने किया है? मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने। तो बताइए पिनराई विजयन किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो यह है केरल के मुख्यमंत्री, डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना? अब अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि हाल ही में किस राज्य में
पुलिस प्रणाली और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया गया है, तो वह राज्य है केरल। इस प्रश्न को इस रूप में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। अब आइए आज के चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा चौथा प्रश्न है वह है ईरान की राजधानी तेहरान में आयोजित 6वीं एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप में किस देश ने ईरान को हराकर 5वीं बार एशिया महिला कबड्डी चैंपियनशिप जीता है, ठीक है ना। अब देखिए, ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है बांग्लादेश, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कितने प्रश्न बन सकते हैं, किस तरह से यह प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए समझदारी इसी बात में है कि आप किसी भी प्रश्न को पढ़िए तो उसके हर मतलब हर दृष्टिकोण से उसे पढ़िए, हर एंगल से उसे पढ़िए कि कहां से यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिए, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में, कहां, किस देश में हुआ है, तो वह हुआ है ईरान की राजधानी तेहरान में, ठीक है, एक प्रश्न यह हो गया। अब दूसरा है कि किस देश ने 5वीं बार एशियाई महिला एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप जीता है, तो यह 5वीं बार किस देश ने जीता है यह आपको बताना है। यह एक दूसरा प्रश्न हो गया, तो यह जीता है 5वीं बार भारत ने, ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। अब देखें, ये एक प्रश्न इसमें यह बन सकता है कि किस देश को हराकर जीता है भारत ने, तो वह ईरान को हराकर जीता है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न समाहित है। आजकल जो प्रश्न पूछने की परंपरा है वो ऐसे पूछ लेगा कि हाल ही में भारत ने ईरान को हरा करके 5वीं बार एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप जीता, यह पॉइंट 1 हो जाएगा। दूसरा कि इस एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन ईरान की राजधानी तेहरान में किया गया, तो ये दूसरा पॉइंट होगा। अगर आयोग को गलत देना होगा तो बस यही आयोजन स्थल गलत कर देगा और आप प्रश्न गलत कर सकते हैं, ठीक है। तो हर एंगल से इस प्रश्न को पढ़िए, ठीक है। मैं आपको फिर से बताता हूं कि 6वीं एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का जो आयोजन है वह ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ है, ठीक है ना। और इस आयोजन में ईरान को हराकर, ठीक है, ईरान को हराकर भारत ने 5वीं बार एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप जीता है, ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। अब देखिए, कुल अभी तक 6वीं बार यह चैंपियनशिप हुई है और 6 बार में 5 बार भारत ने जीता है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए यह प्रश्न जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछा जा सकता है, इस बात को याद रखिएगा। अगला देखते हैं, आज का हमारा 5वां प्रश्न है, किस राज्य ने मोरीगांव जिले के जगी रोड में अपने आगामी इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी रखने का फैसला किया है, ठीक है ना। तो राज्य कौन सा राज्य है जिसके मोरीगांव जिले के जगी रोड में, पूरा एड्रेस दे दिया है, आप तो इस पते पे सीधे वहां पहुंच सकते हैं, ठीक है। आगामी इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कर दिया गया है। इस प्रश्न को ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं कि रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना किस राज्य में की जा रही है, बस इतना, ठीक है। रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना किस राज्य में की जा रही है। ऑप्शन ए है सिक्किम में, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है त्रिपुरा और ऑप्शन डी है नागालैंड। तो बताइए कि रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो वह की जा रही है असम में, यानी बी ऑप्शन सही है, ठीक है। रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना किस राज्य में की जा रही है, असम में, याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही है। अब अगला देखते हैं, आज का जो हमारा 6वां प्रश्न है वह है कि किस राज्य की सरकार समाचार सामग्री की निगरानी के लिए मीडिया केंद्र स्थापित करेगी। आपको बताना है कि किस राज्य की सरकार समाचार सामग्री की निगरानी के लिए मीडिया केंद्र की स्थापना करने जा रही है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो बताइए कि किस राज्य की सरकार ने समाचार सामग्री के लिए की निगरानी के लिए मीडिया केंद्र स्थापित करने जा रही है। तो देखिए ये कौन सा राज्य है, जल्दी से अपने आंसर बताइए। तो देखिए यह राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है यह सरकार, महाराष्ट्र की जो सरकार है यह समाचार सामग्री की निगरानी के लिए मीडिया केंद्र स्थापित करने जा रही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आज का 7वां प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा 7वां प्रश्न है, लकड़ी के खिलौनों के जादूगर गोदावरी सिंह का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया, इन्हें पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन ए है 2020, ऑप्शन बी है 2021, ऑप्शन सी है 2023 और ऑप्शन डी है 2024। तो बताइए कि लकड़ी के खिलौने के जादूगर, अगर आपसे पूछेगा कि गोदावरी सिंह किस नाम से जाने जाते हैं, क्यों प्रसिद्ध है, तो यह जो है लकड़ी के खिलौनों के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है, इन्हें याद रखिएगा। अब देखिए गोदावरी सिंह
कहाँ के रहने वाले हैं? यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले हैं, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले हैं, ठीक है। और वाराणसी में जो लकड़ी का खिलौना उद्योग है वह एक समय विलुप्ति के कगार पे था, ठीक है। लकड़ी खिलौना उद्योग जो वाराणसी का है वह एक समय विलुप्ति के कगार पर था और गोदावरी सिंह के प्रयासों से वह फिर से पुनर्जीवित हो गया और इनके जो लकड़ी का खिलौना का उद्योग लकड़ी का खिलौना है वह वाराणसी के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल है, ठीक है। वाराणसी के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल है, ठीक है। गोदावरी सिंह का जो खिलौना है लकड़ी का वह वाराणसी के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल है, ठीक है। अब इन्हें जो है इन्हीं लकड़ी के खिलौनों के नाते इन्हें वर्ष 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। और इनका हाल ही में निधन हो गया है, इस बात को भी याद रखिएगा। यानी अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि वाराणसी के लकड़ी के खिलौनों को पुनर्जीवन प्रदान करने वाले कौन है, तो वह है गोदावरी सिंह और इन्हें वर्ष 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इन्हें लकड़ी के खिलौनों का जादूगर कहा जाता है, ठीक है ना। अब चलिए आज के 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 8वां प्रश्न है वह है 2025 में चीन अपने रक्षा बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगा। आपको यह बताना है कि चाइना अपने रक्षा बजट में कितने परसेंट की वृद्धि करने वाला है वर्ष 2025 में, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 6.5%, ऑप्शन बी है 7%, ऑप्शन सी है 7.2% और ऑप्शन डी है 8%। तो बताइए कि चीन वर्ष 2025 में अपने रक्षा बजट में कितना परिवर्तन करने वाला है। तो देखिए चीन जो है अपने रक्षा बजट में 7.2% की वृद्धि कर रहा है वर्ष 2025 में, ठीक है। यह बात याद रखिएगा क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो चाइना है, चाइना का उसके पड़ोसी देशों के साथ बहुत झगड़ा है, सभी पड़ोसियों के साथ झगड़ा है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है चीन जो है अपने रक्षा बजट को बढ़ा रहा है और वह एक आधुनिक सेना तैयार कर रहा है। साथ ही उसका जो मतलब उसका मानना है कि आज नहीं तो कल अमेरिका से युद्ध होना ही है, तो इसलिए अमेरिका को टक्कर देने के लिए भी वह जो है अपनी सेना को बढ़ा रहा है। सभी पड़ोसियों से झगड़ा है और झगड़ा किस बात का है? जमीन की भूख है चीन को और चीन जो है सबकी जमीन को हड़पना चाहता है, जो उसके पड़ोसी हैं सबकी जमीन पे अपना कब्जा जमाना चाहता है और सबकी जमीन को वो अपना बताता है, ठीक है। इसीलिए उसका सबसे झगड़ा है और वह एक आधुनिक सेना तैयार कर रहा है। साथ ही वह अमेरिका से संभावित युद्ध के खतरे से बचने के लिए भी लगातार अपने रक्षा बजट में वृद्धि कर रहा है। अब देखिए रक्षा बजट के मामले में नंबर 1 पे है अमेरिका, ठीक है। रक्षा बजट के मामले में अमेरिका पहले स्थान पे है, जबकि चाइना जो है चाइना दूसरे स्थान पे है, ठीक है। तो दूसरे स्थान पे चीन है और भारत का जो स्थान है, भारत का स्थान वह है चौथा स्थान, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, भारत का चौथा स्थान है, पहले स्थान पे अमेरिका है और दूसरे स्थान पे चीन है। किस मामले में बात कर रहा हूं? रक्षा बजट के मामले में, ठीक है ना। तो रक्षा बजट के मामले में यह भी प्रश्न याद रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है ना। आइए अब देखते हैं आज का नवा प्रश्न। आज का हमारा नवा प्रश्न है कि हाल ही में बेंगलुरु सिटी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा जाएगा? यहाँ स है, ठीक है। तो किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखने के लिए बेंगलुरु सिटी विश्वविद्यालय का नाम बदला गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी है मनमोहन सिंह और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए कि किस बेंगलुरु सिटी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर किया जाएगा? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर बेंगलुरु सिटी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर किया जाएगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। आप जानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 को, इस तिथि को याद रखिएगा, आयोग पूछ सकता है, 26 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया था, ठीक है। 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया था, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। 26 दिसंबर 2024 को डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन 92 वर्ष की आयु में हुआ था, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इनके नाम पर बेंगलुरु सिटी विश्वविद्यालय का नाम बदला जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, आज का हमारा 10वां प्रश्न है, किस बैंक ने भारतीय वायुसेना के पेंशन भोगियों और उनके परिवारों को सहायता और सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट HAKK मतलब हवाई अनुभव कल्याण केंद्र शुरू किया है, ठीक है। फिर से सुनिए, किस बैंक ने
भारतीय वायुसेना के पेंशन भोगियों के लिए, ठीक है, जो रिटायर्ड है पेंशन भोगी और उनके परिवारों को सहायता और सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से, यहां से कर लीजिए, प्रोजेक्ट HAKK, जिसका फुल फॉर्म है हवाई अनुभव कल्याण केंद्र, शुरू किया है। तो ऑप्शन ए है SBI ने, ऑप्शन बी है RBI ने, ऑप्शन सी है HDFC ने और ऑप्शन डी है ICICI ने। तो बताइए कि किस बैंक ने भारतीय वायुसेना के जो पेंशन भोगी हैं, जो उनके परिवार हैं, उनकी सहायता और सेवा के लिए हवाई अनुभव कल्याण केंद्र यानी HAKK की शुरुआत की है। तो यह शुरुआत की है HDFC बैंक ने, इसे याद रखिएगा। HAKK मतलब हवाई अनुभव कल्याण केंद्र की शुरुआत किस बैंक ने की है? तो HDFC ने। ठीक है, शार्ट में भी इस प्रश्न को पूछा जा सकता है, बस इतना कि HAKK यानी हवाई अनुभव कल्याण केंद्र की शुरुआत किस बैंक ने की है? तो HDFC ने किया है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारतीय वायुसेना के पेंशन भोगियों और उनके परिवारों को सहायता और सेवाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यानी 10 मार्च के जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स के प्रश्न थे। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको इन तथ्यों की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां से जाके आप इन तथ्यों की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप इस चैनल पे अभी नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।